हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। तो इतने लंबे समय से जिस एग्ज़ाम का इंतज़ार स्टूडेंट कर रहे थे, फाइनली वो एग्ज़ाम हो चुका है, फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम। एंड आई होप कि आप सभी लोगों का एग्ज़ाम ठीक हुआ होगा। देखिए, बहुत अच्छा मैं यहाँ पे नहीं कहूँगा, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि इस एग्ज़ाम का जो लेवल था वो क्या था। ठीक है, पिछले एग्ज़ाम्स अगर आप देखते हैं तो यूके पीएससी हो या यूके ट्रिपल एससी, आपको इस ग्रुप सी लेवल में इजी टू मॉडरेट लेवल के पेपर मिलते थे। लेकिन अभी यूके पीएससी ने अपना जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज किया है। अब आपके जो पेपर हैं, चाहे आप लोग फॉरेस्ट गार्ड को देखें, चाहे आप लोग कनिष्ठ सहायक देखें, या फिर पटवारी लेखपाल, किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देखें, तो आप लोग पाएंगे यहाँ पे जो पेपर बन रहे हैं ये आपके मॉडरेट टू हार्ड लेवल के बन रहे हैं। तो इस बेसिस पे आप कह सकते हैं कि जो ये फॉरेस्ट गार्ड का पेपर था ये भी अपने आप में हार्ड लेवल का पेपर था। और यही कारण है कि बहुत से स्टूडेंट इस पेपर से निराश हुए हैं, बहुत लोगों की उम्मीदें टूटी हैं, क्योंकि अच्छा स्कोर नहीं हो पाया। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग यही बात करेंगे कि इसकी सटीक आंसर की क्या हो सकती है, क्योंकि जो भी आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगा वो मैंने अच्छे सोर्सों से, रेलेवेंट सोर्स से सर्च किए हुए हैं। फिर भी अगर आप लोगों को कहीं पे कोई मिस्टेक लगेगी, कमी लगेगी, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि अन्य स्टूडेंट्स को भी इसके बारे में पता चल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसमें पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, इसके साथ साथ हम लोग लास्ट में देखेंगे कट ऑफ कितनी जा सकती है, आप लोग कितना स्कोर करने में यहाँ पे सिक्योर होंगे, ये सब हम लोग बात करेंगे। इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोग जो कि बहुत ज़्यादा निराश बैठे हैं उन लोगों को भी थोड़ा सा हौसला मिले, उन्हें पता चले कि रियल आंसर्स क्या हो सकते हैं, या फिर कितने तक स्कोर आपका बन सकता है, कितना स्कोर सेफ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला प्रश्न अगर हम देखें तो यहाँ हिंदी सेक्शन से बात करेंगे, जो कि सबसे टफ था, जहाँ पे आपका 15 नंबर भी स्कोर करना मुश्किल हो गया था। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था इतर प्लस इतर इक्वल टू इतरेतर। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इतर में आपका अ आएगा, और दूसरा इतर है तो यहाँ पे ई आ जाएगा। अ और ई मिलकर बना रहे हैं आपका ए। ठीक है, तो ऐसा कहाँ पे होता है? गुण संधि में। ठीक है, संधि वाले में आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा आद गुण है। अब देखिए, यहाँ पे आपका संधि ना देकर संधि के सूत्र दे दिया है। अब जो शिशु मंदिर विद्या मंदिर में पढ़े हैं स्टूडेंट हैं, इन्होंने तो संधि के सूत्र पढ़े होंगे, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनका क्या, उनके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अपने आप में टफ हो गया। और साथ ही साथ अगर आप बात करें जीएससी के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी ये क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी टफ था। ठीक है, तो हार्ड लेवल का ये पेपर बना हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट देखें। निम्न में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो यहाँ से शुद्ध छांटना है। पहला देखें तो हम सभी काल चक्र के पहिए में। अब यहाँ पे चक्र और पहिया दोनों हैं, तो ये शुद्ध नहीं माना जाएगा। इतनी रात बीती तुम क्यों आई? रात बीती नहीं होता है, रात गई तुम क्यों आई। ठीक है, तीसरा देखें, इस प्रश्न का प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे प्रमाण सहित भी सही है और प्रामाणिक भी होता तब भी सही होता, तो ये अपने आप में सही हो जाएगा। चौथा है जल्दी मत करो, धैर्यता से काम लो। तो धैर्यता नहीं होता है, बल्कि धैर्य से काम लो होता है, धैर्यता यहाँ पे आपका मिस्टेक है। तो इस हिसाब से आपका सही हो जाएगा इसमें कौन सा आंसर? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, तीसरा है आपका अभागा सुख से वंचित रह जाता है, ये किस लोकोक्ति का अर्थ है पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अंधा बगुला कीचड़ खाए। इसका अर्थ होता है अभागा सुख से वंचित रह जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखें, राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचना जो कि वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य और सर्वस्वीकृत समझी जाती है वह कहलाती है। तो इसका सही आंसर होगा भैया आपका विज्ञप्ति। देखिए, प्रेस विज्ञप्ति और विज्ञप्ति में थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रेस विज्ञप्ति जो होती है आपकी अखबार में लोगों को सूचना देने के लिए कोई चीज़ प्रसारित की जाती है, तो उसे प्रेस विज्ञप्ति कहा जाता है। और विज्ञप्ति क्या है? ये आपका ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा प्रपत्र आप कह सकते हैं जिसमें कि राज्यपाल या राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे, और उसके बाद ये गजट में, सरकारी गजट में प्रकाशित कर दी जाती है, और इसे झुटलाया नहीं जा सकता। ठीक है, ये अपने आप में जो है सर्वमान्य होती है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है गजट या फिर राजपत्र में प्रकाशित। तो इसका सही आंसर आपका विज्ञप्ति होना चाहिए। ठीक, आगे चलें, पांचवा प्रश्न देखें, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया समूह ने 1982 में हिंदी के समाचार के लिए कौन सी एजेंसी गठित की थी पूछा है। तो इसकी सही आंसर होगा आपका यूनिवार्ता। तो 1982 में यूनिवार्ता नामक एक न्यूज एजेंसी गठित की गई, जिसने कि हिंदी में समाचार पत्र छापे थे। तो इसका सही आंसर यूनिवार्ता होगा। ठीक है, छठवां देखें, कंप्यूटर ऑपरेटर किस स्मृति कोश में अपना डाटा संचित करता है। तो देखें, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो भैया जनरली आप देखें कंप्यूटर ऑपरेटर कहा हुआ है, आप लोग कंप्यूटर यूजर हैं, ठीक है, आप और हम। लेकिन ऑपरेटर क्या होते हैं? जो कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाते हैं। तो प्रोग्राम बनाने के लिए वो सारे के सारे प्रोग्राम किस में डालते हैं? रोम में स्टोर करते हैं, क्योंकि मैंने मेमोरी वाले चैप्टर में अच्छे से बताया हुआ है कि रोम एक ऐसी युक्ति है जिसमें आपका प्रोग्राम एक बार डाल दिया उसके बाद वो मिटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, यानी कि ऑपरेटर है इसे डालता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा सस्पेंस इस चीज़ से है कि जो प्रोग्राम
ऑपरेटर के द्वारा डाला जाता है वो बिट बाय बिट डाला जाता है, यानी कि हर बिट जो होता है, हर सेल होता है, इसमें आपका कोई ना कोई यूनिट जो है संचित रहती है। ठीक है, तो इसका वैसे सही आंसर आयोग जो है रोम ही मानेगा, रोम ही होना चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा सा सस्पेंस यहाँ पे दिया है आयोग ने तो ऐसा भी हो सकता है कि बिट मान ले, लेकिन आप लोग सही आंसर फिलहाल रोम ही मान के चलें। आगे देखें, प्रविशेषण को किसने अंतर विशेषण कहा? तो इसका सही आंसर है आपका पंडित कामता प्रसाद गुरु ने। ठीक है, आगे देखें, इनमें से लेखक और उसकी रचना का कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? पहला है गजानन माधव मुक्तिबोध। मैंने कवि परिचय वाली 9 वीडियो दी हुई हैं और उनमें से कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाता है, और यहाँ पे भी आप लोग देखेंगे तो सारी की सारी रचनाएं मैंने कराई हुई हैं, तो जिसने वो देखा होगा उसका जरूर यहाँ पे सही हुआ होगा। ठीक है, मुक्तिबोध काट का सपना ट्रिक से बताई हुई है भैया, जिसने नहीं देखा देख लें। दूसरा देखो मन्नू भंडारी त्रिशंकु, 3 निगाहों की एक तस्वीर त्रिशंकु से बना के देखो, मैंने बताई थी ट्रिक। ठीक है, शेखर जोशी हलवाहा, ठीक है, हलवाहे को किस्सा सुना रहे हैं गाइड दाजू, पूरा मैंने ट्रिक बताई थी तो सबको ये पता होगा। शैलेश मटियानी उत्तर प्रदर्शी, ये उत्तर प्रदर्शी शैलेश मटियानी जी की नहीं है बल्कि अज्ञेय की है। ठीक है, सच्चिदानंद वात्स्यायन जो है अज्ञेय, उनकी रचना है उत्तर प्रदर्शी, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आगे देखें, निम्नलिखित में से कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो हारित, परेवा, रक्तलोचन ये सब कबूतर के हैं, जबकि बासंत जो है कोयल का होता है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें बी। अगला देखें, इनमें से किस पात्र का संबंध सिल्वर वेडिंग से है? मैंने अपनी एक अभी अभी की जो वीडियो थी हाल ही की हिंदी की, उसमें साफ साफ बताया था भैया सिल्वर वेडिंग से क्वेश्चन बनता ही है, और इसका सही आंसर आपका यशोधर बाबू है, इसके मेन पात्र। इसके साथ साथ मैंने अन्य के भी पात्र बताए थे, जैसे आपका एकांकी वाली घटना का बताया था मैंने पात्र सोमा बुआ है। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपका बताया था महाभोज उपन्यास का जो मुख्य पात्र है वो दास साहब है। ठीक है, तो बहुत से उपन्यासों के मैंने बताए थे और ये कहा था कि सिल्वर वेडिंग से पूछेगा, देखिए पूछ दिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यशोधर पंत, यानी कि यशोधर बाबू जी थे। ठीक है, आगे देखें, खड़ी बोली के लिए कौरवी शब्द किसने प्रयोग किया? अपनी वीडियो में हिंदी व्याकरण संपूर्ण हिंदी व्याकरण सीरीज में मैंने पहले ही वीडियो में बताया हुआ है, जो इसकी इतिहास की वीडियो थी, कि राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली के लिए कौरवी शब्द का प्रयोग किया था, तो जिसने भी वो वीडियो देखी थी सही हो जाएगा उसका आंसर सी। ठीक है, निम्न में से गढ़वाली बोली की एक उपबोली है? तो आप जानते हैं सिराली और आपका गंगोलाई दोनों पिथौरागढ़ में बोली जाती हैं। कुलुई जो है ये कुल्लू मनाली साइड की बोली है हिमाचल की, तो बची आपकी सलानी। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा गढ़वाली बोली। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन, स्वर व्यंजन का बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैंने समझाया हुआ है, बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था और सारे के सारे गुण पढ़े थे इनके। तो अंतस्थ व्यंजन आपके यौरव लव होते हैं। ठीक है, आगे देखें, इनमें से ईख शब्द का तत्सम रूप है? तो ईख का सही तत्सम रूप होगा आपका इक्षु। वैसे भी जहाँ पे आपका तद्भव में बड़ा ई आ गया तो तत्सम में अधिकांश देखा गया है कि छोटा ही आता है। ठीक, तो इसका हो जाएगा इक्षु। इनमें से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो देखिए भास्कर सही है, द्वारिका नहीं होता है, द्वारका होता है, सही है। ठीक है, और प्रज्वलित जो है अपने आप में सही है, लेकिन जो कृशांगिनी है ये अपने आप में संस्कृत का शब्द है, यानी कि तत्सम है। और मैंने वर्णमाला वाले चैप्टर में पूरा अच्छे से बताया हुआ है कि जो आपका चंद्र बिंदु है ये हिंदी भाषा की देन है, तो किसी भी तत्सम शब्द में ये कभी हो ही नहीं सकता, अगर है तो आप धड़ल्ले से आंख बंद करके गलत कर सकते हो उसे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृशांगनी, क्योंकि अशुद्ध है। आगे देखिए, निम्न में से तद्भव और उसके तत्सम कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो सेठ का श्रेष्ठ होता है, बिल्कुल सही है। टकसाल का टंकसाला होता है, बिल्कुल सही है। कटहल का कंठफल होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन रहट का आपका होता है अरघट्ट। ठीक है, नॉट अरहट्ट, तो ये आपका गलत दे दिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखें, विलोम शब्दों की दृष्टि से अशुद्ध युग्म कौन सा है? प्राची का प्रतीचि बिल्कुल सही है, समास का व्यास बिल्कुल सही है, मसरण का रूक्ष बिल्कुल सही है, तो इसमें एक ही बचा अग का निरक। ठीक है, तो अग अनग जो होता है, अनग का सही विलोम होता है आपका अघ। ठीक है, तो अग का होता है अनग, इसलिए ये भी आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्न में से अनेकार्थी शब्द दल का एक अर्थ नहीं है? तो ये थोड़ा सा सस्पेंस वाला है, अब देखें कि आयोग क्या देता है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है निकर अपने आप में बिल्कुल सही है, दल का होता है, सेना बिल्कुल सही है होता है, और पर्त इसलिए मैं मान रहा हूं क्योंकि दल पुंज जो है आपका बायोलॉजी में अगर आप पढ़ें तो पत्तियों का समूह, जैसे गुलाब में बहुत सी पंखुड़ियां होती हैं, उन पंखुड़ियों के समूह को कहा जाता है आपका दल। ठीक है, तो वहां पे दल जो होता है वो बहुत सारी पंखुड़ियों का समूह होता है, इसलिए यहाँ पे जो दल है वो पर्त के रूप में भी यूज हो सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गर्त, जो कि दल का एक अर्थ नहीं है। लेकिन इसमें सस्पेंस है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, अभी इसका आपका जो सटीक जो सोर्स नहीं मिल पाया। ठीक है, तो इसको आप सस्पेंस में रखेंगे। आगे देखें, नागरी लिपि में मात्राओं में सुधार लाने की दृष्टि से बारखड़ी चलाने का प्रस्ताव किसने दिया था?
ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है अपनी वीडियो में, जहाँ पे हम लोग देखेंगे देवनागरी लिपि का विशेषताएं और दोष वाला जो वीडियो दी थी उसमें आप लोग देखें, लास्ट में मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका आचार्य नरेंद्र देव। 1947 में एक समिति बनाई गई थी, देवनागरी लिपि सुधार समिति, और वहीं पे उसके अध्यक्ष बनाए गए थे आचार्य नरेंद्र देव। और इन्होंने बताया था कि बारखड़ी और तुम्हारे जो वर्ण व्यवस्था है, ध्वनि व्यवस्था है, इन सब का अरेंजमेंट यहाँ पे सही से किया जाए करके। लेकिन इसके जो संयोजक थे वो काका साहब कालेलकर थे, तो इसमें भी थोड़ा सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन जहाँ तक है आयोग आचार्य नरेंद्र देव को ही सही मानेगा। ठीक है, आगे देखें, गोसाई दत्त इनमें से किस रचनाकार का मूल नाम है? तो गोसाई दत्त या गुसाई बचपन का नाम है सुमित्रानंद पंत का, सबने पढ़ाई होगा। ठीक, तो ये थी आपकी हिंदी 20 नंबर की। आप लोग इसमें मैच कर लें कितने नंबर आपके आ रहे हैं। अब हम भाग 2 बात करेंगे जीएस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन देखें, प्रेस की स्वतंत्रता निम्न में से किस अनुच्छेद में दी गई है? प्रेस की स्वतंत्रता, तो ये आपका वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में दिया गया है, अनुच्छेद 19 के 1 का क। ठीक है, अनुच्छेद 19 जो है जहाँ पे आपको स्वतंत्रताएं विभिन्न प्रकार की दी गई हैं। तो पहले मूल संविधान में 7 थी, लेकिन बाद में 1 हटा दी, संपत्ति का अधिकार, तो 6 स्वतंत्रताएं इसमें दी गई हैं। उसमें पहली है आपकी प्रेस स्वतंत्रता, सॉरी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और उसी के अंदर आती है आपकी प्रेस की स्वतंत्रता। दूसरा देखें, संघीय संसद की सार्वजनिक उपक्रमों के संबंधी समिति जो होती है, इसकी बनावट कैसी है? तो आप सभी जानते हैं 22 सदस्य हैं, तो 15 और 7 का होता है, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखें, भारत के राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। तो सीमा और नाम में परिवर्तन यानी कि आर्टिकल 3 की यहाँ पे बात हो रही है कि किसके द्वारा पारित होता है आर्टिकल 3? तो ये संसद के साधारण बहुमत द्वारा, विधायी प्रक्रिया द्वारा हो सकता है। इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है, इसके लिए राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो जनरली ऐसे ही हो जाता है कि संसद के साधारण बहुमत की विधायी प्रक्रिया द्वारा ही ये स्वीकृत हो जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। आगे देखें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सभी ने पढ़ा होगा, प्रस्तावना नहीं पढ़ी है तो अब पढ़ लेना। प्रस्तावना से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे साफ लिखा हुआ है, सॉरी जो आपका पहला भाग है उसमें साफ लिखा हुआ है, पहला आर्टिकल, कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। दोनों ही शब्द यहाँ पे यूज किए हुए हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 25 देखें, सूचना का अधिकार। तो देखिए भैया, अगर सही तरीके से देखें तो बहुत सी बुक्स जो हैं सूचना के अधिकार को एक मौलिक अधिकार मानते हैं। ठीक, लेकिन यूकेपीएससी का जो प्रीवियस ईयर एक पेपर है उसमें यूकेपीएससी ने सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा है और उसने सही आंसर माना है विधिक अधिकार। तो ये अपने आप में सस्पेंसिव क्वेश्चन है। अब इस बार देखना है कि आयोग इसका सही आंसर क्या मानता है। ठीक है, तो जहां तक है वो आपका विधिक अधिकार के साथ ही जाएगा, लेकिन बुक्स ने ऑब्वियसली बुक्स ने कवर किया हुआ है कि ये मूल अधिकार है। ठीक है, आगे देखें, कौन सा ग्राम पंचायत द्वारा लिया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं स्थानीय मेलों पर कर जो है ग्राम पंचायतों के द्वारा लगाया जाता है। ये पहले भी बन चुका है, यूके ट्रिपल एससी के द्वारा भी, यूकेपीएससी के द्वारा भी। आगे देखें, एनएफएचएस की NHSF 5 2019-21 की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्न है? ठीक है, सबसे कम, तो सबसे कम शिशु मृत्यु दर आपकी केरल की है। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई पूछा गया था? तो स्मार्ट सिटी मिशन जो है इसकी शुरुआत हुई है, नोट कर लें आप लोग, 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई थी, और इसके तहत जो है आपके जो शहर होते हैं उनमें आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाती हैं, और इनमें आपका उत्तराखंड का देहरादून शहर भी सम्मिलित किया गया था। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 2015। आगे चलिए, भारत में वर्तमान मौद्रिक प्रणाली का प्रबंध कौन करता है? तो सभी जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आरबीआई जो है आपका नियामक बैंक है, और सभी प्रकार की जो मौद्रिक नीति है वो आरबीआई देता है। आपने पढ़ा भी होगा इकोनॉमिक्स में, मौद्रिक नीति करके एक चैप्टर है आरबीआई की मौद्रिक नीतियाँ। अगला देखें, भारत में कौन सा ग्रामीण गरीबी निवारण कार्यक्रम सबसे पहले शुरू किया गया था? तो ग्रामीण गरीबी निवारण कार्यक्रम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे सबसे पहले जो था वो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम था, जिसकी शुरुआत आपका 1978 में 1978 के आसपास हुई थी, और 1980 से लागू हुआ था। ठीक है, लेकिन इसके बाद आप ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम देखते हैं, तो ये कार्यक्रम आपका 1983 के आसपास शुरू किया गया है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम, अगर इसको आप लोग देखते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि ये जो है मनरेगा वाला जो कार्यक्रम है वो है, इसकी शुरुआत आपका 2 फरवरी 2006 को हुई थी, और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम रख दिया गया था मनरेगा। ठीक है, यानी कि महात्मा गांधी जोड़ दिया गया था। और जवाहर रोजगार योजना जो है ये मुझे मिल नहीं पाई, तो इसको आप लोग एक बार सर्च कर लेना। ठीक है, तो ये इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1978-79। ठीक है, आगे देखें, निम्नलिखित प्रदेशों में से सुंदरवन कहाँ पाया जाता है? तो सुंदरवन का डेल्टा आपको पता होगा, ये अपने आप में एक मैंग्रोव वन है, तो मैंग्रोव वन को आपका ज्वारीय वन भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर डी होना चाहिए। ठीक, आगे चलिए,
आईसीसी T20 अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2023 किस स्थान पर आयोजित हुआ। अब आप लोग देख लो भैया कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है और हर किसी ने पढ़ा है कि साउथ अफ्रीका में आयोजित हुआ था, लेकिन साउथ अफ्रीका का शहर पूछ दिया। कितना ज़्यादा डीप ये क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहा होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है भाई वो आपका सही आंसर था ऑप्शन ए, यानी कि पोचेस्ट्रूम। ठीक है, इसका सही नाम है जो वो है पोचेस्ट्रूम। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, तो इसका सही आंसर ए होगा। आगे देखें 33वां, फरवरी 2023 में तुर्की में आए शक्तिशाली भूकंप की तीव्रता क्या थी। इसको मैं पोल में डालना भूल गया था, मैं सोच रहा था डालूंगा करके क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इसका सही आंसर आपका बी 7.8। नेक्स्ट देखें, उच्चतम न्यायालय ने 8 फरवरी 2023 को, ये एक्चुअली 9 फरवरी 2023 को प्रकाशित न्यूज़ है, अमर उजाला राष्ट्रीय जागरण जो है उनमें 9 फरवरी को आई थी ये न्यूज़, तो 8 फरवरी को फैसला आया था। 8 फरवरी 2023 को अपने ही फैसले पर आदेश देते हुए सिक्किम नेपाली लोगों को, जो सिक्किम में रहने वाले सिक्किम नेपाली लोग हैं, इनको विदेशी मूल के लोग के उल्लेख से हटा दिया, क्योंकि एक बवाल हो गया था कर को लेकर, ये घोषणा की गई थी यहाँ पे। ठीक है, तो कर को लेकर ही बवाल हुआ था, इसीलिए 8 फरवरी 2023 को जो सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि सिक्किम नेपाली लोग जो हैं विदेशी मूल के लोग हैं, इस फैसले को इन्होंने कब दिया था, 13 जनवरी 2023 को दिया था। तो 8 फरवरी 2023 को एक बवाल होने की वजह से इस फैसले को रद्द कर दिया गया। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा आपका सी 13 जनवरी 2023। ठीक है, अगला देखें, G20 की अध्यक्षता का थीम क्या है। जो G20 अध्यक्षता है इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, इसके बारे में मैंने बताया हुआ था आप लोगों को वीडियो में, तो आप लोग उसको देख लेना। आगे नेक्स्ट देखें, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है आपका 2023 से कौन सी जगह से संबंधित नहीं है। तो इसका आयोजन 3 जगह पे हुआ था आपका, मेनली 4 जगह पे हुआ था। ठीक है, जिसमें आपका मुंबई शामिल नहीं है, तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। 37वां, निम्न में से कौन सी मेमोरी सबसे फास्ट है। तो ये मैंने आपका कंप्यूटर मेमोरी वाले में लिस्ट बना के दिया था भाई। सबसे फास्ट मेमोरी आपकी होती है रजिस्टर मेमोरी, उसके बाद होती है कैश मेमोरी, उसके बाद आएगी आपकी रैम, फिर आएगी रोम, तो ऐसे करके चलते रहता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी। जिसने वीडियो देखी होगी उसने सही किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, शॉर्टकट कुंजी संयोजन के द्वारा MS वर्ड में फाइल को प्रिंट करने के लिए क्या दबाया जाता है। तो कंट्रोल P, कंट्रोल के साथ आप P दबाएंगे तो प्रिंट हो जाएगा कोई भी डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखें, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पेजों को देखने के लिए किया जाता है, वो हो जाएगा आपका ब्राउजर। जैसे आपका क्रोम ब्राउजर है, फायरफॉक्स ब्राउजर है। ठीक है, तो ये ब्राउजर किसी भी वेब पेज को देखने के लिए यूज होते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखें, कौन सा वैध IPv4 एड्रेस है। तो IPv कहने का मतलब है आपका, IP एड्रेस क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ठीक है, IPv4 यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। IPv4 और IPv6 दो टाइप के आपके एड्रेस होते हैं। IPv4 की बात करें तो ये आपका ऐसा एड्रेस है जिसमें आपके 4 सेगमेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, कोई भी ऑप्शन उठा लें, जैसे ये उठाया मैंने 13, 260, 3, 255, 4 यहाँ पे अलग अलग चीज़ें दी हैं पॉइंट लगा के, तो इनको कहा जाता है सेगमेंट। ठीक है, तो 4 सेगमेंट होते हैं IPv4 में, जबकि IPv6 में आपका 8 सेगमेंट होंगे। ठीक है, एक चीज़ क्लियर हुई। दूसरा, IPv4 की खासियत यह है कि ये जो 4 सेगमेंट होंगे, इसमें जो संख्या होंगी वो 0 से लेकर 255 के मध्य तक होंगी। अब हम ऑप्शंस को देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो पहला ऑप्शन है इसमें 132, 64, 8, 255, तो यहाँ पे 255 से ऊपर कहीं नहीं है, तो ये ऑप्शन अपने आप में सही होगा। दूसरा देखो 13, 260, ये 255 से ज़्यादा है, तो ये IPv4 नहीं हो सकता। ठीक है, तीसरा देखें 24, 3, 300, अब यहाँ पे भी 255 से अधिक है, तो ये भी नहीं हो सकता। इनमें से कोई नहीं तो छोड़ दो। तो इसका सही आंसर मेरे हिसाब से तो ऑप्शन ए होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो चारों सेगमेंट हैं, इन चारों सेगमेंट, ये चारों सेगमेंट जो है रूल को फॉलो कर रहे हैं। 0 से 255 के बीच की यहाँ संख्या है और 4 सेगमेंट बने हुए हैं। ठीक है, तो IPv4 एड्रेस यही होता है आपका। IPv का नाम याद रखना, IP जो होता है, IP मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और V4 यानी कि वर्जन 4। ठीक है, आगे देखें, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, कहाँ पे बनाता है, दृष्टि पटल पर। ठीक है, तो ये भी आपका बायोलॉजी से पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लेना, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन सी एक यांत्रिक तरंग है। तो ये भी पढ़ा होगा, फिजिक्स से बना हुआ है। ध्वनि तरंगें जो होती हैं अपने आप में यांत्रिक तरंग हैं। यांत्रिक तरंगें समझे भैया, जिन्हें चलने के लिए किसी ना किसी यंत्र की आवश्यकता होती है, यानी कि कोई माध्यम चाहिए, वो होते हैं यांत्रिक तरंगें। तो ध्वनि तरंग इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से ABO रक्त समूह की खोज किसने की थी तथा नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा फंसा दिया। अगर वो पूछता कि ABO रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो आप ऑब्वियसली इसके साथ जा सकते थे लैंड स्टिनर और वीनर। ठीक है, तो लैंड स्टिनर और वेनर जो थे, ये मार्क वेनर, ये दोनों मिलकर खोज कर रहे थे, और इन दोनों ने मिलकर जो खोज की हुई है वो सबसे ज़्यादा योगदान दिखाया था RH फैक्टर खोजने में। RH फैक्टर क्या होता है, आपके ब्लड
ग्रुप में जो आपका ब्लड ग्रुप ए बी और ओ होते हैं, उनमें जो नेगेटिव मार्क आता है ना ऊपर, नेगेटिव या पॉजिटिव का, वो ब्लड ग्रुप का नहीं होता है, वो आपका आरएच फैक्टर की उपस्थिति और अनुपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, तो आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव वही देखा था। तो उसकी खोज की थी इन दोनों ने मिलकर, लेकिन लैंडस्टेनर ने जो खोज की है वो की है एबीओ ब्लड ग्रुप की, और इसके लिए अगर नोबेल प्राइज की बात करें तो केवल लैंडस्टेनर को मिला हुआ है 1930 में। तो यहां से क्वेश्चन इसलिए फंसाया हुआ है कि खोज के साथ साथ नोबेल किसको मिला, यहां पे फंसा दिया क्वेश्चन। तो नोबेल की बात करेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी ही होगा, ना कि ऑप्शन बी। तो सही आंसर लगाएं ऑप्शन सी, कार्ल लैंडस्टेनर। ठीक है, आगे देखें। ये अपनी सीध में 10 मीटर चलता है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया भैया। यहाँ पे मैंने रीजनिंग को बहुत ही आसानी से समझाया हुआ था, दिशा वाला, कैसे आप लोग दिशा परीक्षण करते हैं, बहुत इजी बताया था। देखो क्या कह रहा है, 10 मीटर चला तो 10 मीटर अपने सीधे चला, ऊपर की ओर चला, फिर दाएं घूम गया तो यहाँ को घूमेगा, कितना चलेगा, फिर ये 10 मीटर चला तो बराबर चल गया। उसके बाद बाईं ओर घूमता है, पहले 5 चला, यहाँ को घूमा, फिर उसके बाद 15 चला, यहाँ घुमा तो यहाँ 10 था, तो यहाँ से यहाँ तक 5 एक्स्ट्रा हो गया, फिर 15 चला तो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, यहाँ तक 10 था इतना, तो यहाँ से एक्स्ट्रा 5। तो ये अब अपने मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो मूल बिंदु यहाँ पर था, इससे अगर हम बात करें तो 5 किलोमीटर की दूरी पर ये लगभग होगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। अब देखें नेक्स्ट, लड़कियों की एक पंक्ति में काम्या बाएं से 5वें स्थान पर है और प्रीति दाएं से 6ठे स्थान पर है, दोनों परस्पर स्थान बदलते हैं। तो ये भी काफ़ी इजी है, आप लोग ऐसे करके देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 पे एक को बैठा दो और यहाँ उल्टे से भी ऐसे गिन के 6ठे स्थान पर एक को बैठा दो, स्थान बदल दो, तो इसका सही आंसर आता है आपका सी, यानी कि 14वें स्थान पर। ठीक है, नेक्स्ट देखें। सार्क के शिखर सम्मेलन 2023 किस स्थान पर होना है, तो ये पाकिस्तान को इस बार मेजबानी दी गई थी, तो पाकिस्तान इसको आयोजित कर रहा है अपनी राजधानी इस्लामाबाद में। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2024 के जनवरी फरवरी माह में कुल कितने रविवार होंगे। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा, आंसर बी होगा, यानी कि 8। क्योंकि अगर आप अभी के साथ चलते हैं, 9 अप्रैल को आपका पेपर हुआ था, 9 अप्रैल को संडे है, 9 अप्रैल से चलेंगे दिन को गिनते हुए, तो आपको 1 जनवरी 2024 को मंडे आ रहा था, इसके बाद 7 जनवरी को पहला संडे हो जाएगा, तो इसके बाद आप चलते हैं तो जनवरी में 4 और फरवरी में 4, टोटल 8 संडे थे। नेक्स्ट देखें, 12 भागा 2 बराबर 6 है, यहाँ पे इस एस्ट्रिक मार्क का मतलब हो गया आपका भाग। ठीक है, क्योंकि 6 से 2 का भाग 12 में देंगे तो 6 आएगा, तो इस प्रकार इसे सॉल्व करते हैं। तो आप 50 में 10 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, फिर ब्रैकेट को खोलेंगे तो फिर भाग आएगा, तो भाग में 50 का भाग 5 में देंगे तो 10, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर था 10। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने मत्तविलास प्रश्न, तो मत्तविलास प्रश्न महेंद्र वर्मन किया। ठीक, बोस्टन टी पार्टी पिछली बार आया था क्वेश्चन, रिपीट कर दिया। अमेरिकी क्रांति से संबंध है और अमेरिका आजाद हुआ है 1776 में, तो इस हिसाब से इसका सही आंसर होना चाहिए ए 1773। ठीक, निम्नांकित में से कौन से क्रांतिकारी चटगांव शस्त्रागार, तो चटगांव शस्त्रागार से कौन संबंधित थे, सूर्यसेन, जिन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता था। ठीक, नेक्स्ट देखें, फतेहपुर सीकरी में स्थित निम्नलिखित में से किस भवन का निर्माण अकबर ने नहीं करवाया था, तो अकबर ने जोधाबाई का महल बनवाया है भैया, अकबर ने आपका तुर्की सुल्ताना का महल बनवाया है, पंचमहल बनवाया है, लेकिन मोती मस्जिद जो बनवाई है ये यहाँ पर शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी, तो ये ध्यान रखना। लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनवाई, ये बनाई औरंगजेब ने। ऐसे ही फतेहपुर सीकरी में मोती मस्जिद किसने बनवाई, शाहजहां ने। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना आप लोग। नेक्स्ट देखें, निहिलिज्म का विकास किस देश में हुआ, यानी कि जो नास्तिकवाद है ना, तो निहिलिज्म उसका विकास किस देश में हुआ, तो ये जनरली रशिया क्रांति से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सस्पेंस है, तो आप लोग चेक कर लेना। इसका सही आंसर वैसे रूस की क्रांति हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एस्ट्रोलैब नामक उपकरण का आविष्कार निम्न में से किसे निर्धारित करने के लिए हुआ था, तो अगर आप नेट में खोजें तो इसमें आपको अक्षांश देशांतर में जनरली दिखा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एस्ट्रोलैब जो है एक बहुत ही प्राचीन उपकरण है। तो इस उपकरण का अगर आविष्कार देखें तो मुख्यतः सूर्य और तारों की स्थिति को ज्ञात करने के लिए किया गया था, लेकिन बाद में इसका जो उपयोग है वो अक्षांश देशांतर या फिर अन्य चीज़ों को जांचने के लिए भी किया जाता है, लेकिन इसका सही आंसर जो है आयोग सूर्य एवं तारों की स्थितियाँ ही मानेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, गुयोट्स, तो ये गुयोट्स क्या है, ये एक जियोग्राफिकल आकृति होती है। गुयोट्स के समतल शीर्ष का अपर्दन किसके द्वारा होता है कह रहा है। ठीक है, यानी कि ये पहाड़ है और यहाँ पे आपका समुद्र है, सागर बह रहा है, ये पहाड़ है, तो इस सागर की लहरें बार बार इससे टकराती हैं, तो इस भाग को काट कर इस पहाड़ को ऐसा बना देती हैं, ये बिल्कुल ऊपर का भाग चपटा। तो ये जो होती है क्रिया किसके द्वारा होती है, लहर के द्वारा होती है। समुद्र की लहर बहुत तेजी से आया उफान, लहर आई और लगातार वो कटते गया, लगातार कटते गया, तो ये समतल हो जाते हैं। ठीक, तो इसी को कहा जाता है आपका गुयोट से। कोई भी पहाड़ का ऊपर का टुक्का आपका कट गया तो इसके बाद जो संरचना बनी सागर किनारे वाली, ये गुयोट कहलाती है। ठीक, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है, पूछ रहा है भैया रूपांतरित। तो आपका संगमरमर, जो आपका कार्बनिक चट्टानें होती है ना,
चूना पत्थर की चट्टान, तो वो आपका रूपांतरित होकर संगमरमर बनाती है। ऐसे ही वही रूपांतरित होकर क्वार्टजाइट भी बनाती है, कठोर रूप इसका, ठीक है। और वही आपका आग्नेय शैल की बात करें तो आग्नेय शैल जो है आपकी रूपांतरित होकर शिस्ट बनाती है, नीस बनाती है। जबकि आपका ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट अपने आप में एक आग्नेय चट्टान का मूल रूप है, तो ये अपने आप में रूपांतरित चट्टान नहीं है, ठीक। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखें धुआंधार जलप्रपात, तो धुआंधार आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, नर्मदा नदी पर स्थित है, काफ़ी ज़्यादा फैला जलप्रपात है। इसे भारत का नियाग्रा भारत में नियाग्रा फॉल की तरह ही है, ठीक है। वैसे भारत का नियाग्रा कौन सा जलप्रपात है ये आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, ठीक। छत्तीसगढ़ में पड़ता है, आप लोग मुझे बताएं उसका नाम। नेक्स्ट देखिए निम्न में से किन दो राष्ट्रों की सीमा का निर्धारण रेडक्लिफ रेखा करती है, तो रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है भाई, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो आप लोग भारत और बांग्लादेश के साथ जाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है, पाकिस्तान का ही हिस्सा है, तो रेड क्लिफ रेखा इन दोनों के मध्य मानी जाएगी, ठीक, इस ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट है बेलाडिला की खान किस खनिज के लिए है, तो बेलाडिला बहुत प्रसिद्ध खान है जो कि लौह एस्कर के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि यहाँ लोहा मिलता है, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखें एक व्यक्ति के पास कुल 480 रुपये हैं, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप लोग ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 30 के साथ आप जाओ ना तो 30 नोट होंगे आपके 10-10 के, तो कितना हो जाएगा 300 रुपये। 30 नोट आपके एक के हो गए तो यानी 30 रुपये हो गए। 30 नोट आपके पास 5-5 के हो गए, यानी कि 3 पंजे 15, 150 हो गए। तो टोटल जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका 5 3 8 3 1 4, 480 रुपये बन गए। तो 30 नोट 10 के, 30 नोट 5 के और 30 नोट 1 के, कितने हो गए 90 नोट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 90, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अब आए हम उत्तराखंड वाले सेक्शन में, तो ये भी आपका बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक ठाक बना है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड हमेशा रहते हैं, तो आप लोग इसको भी अपने आंसर की से मैच कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। निम्नांकित में से कौन सा उत्सव उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। जागर आपको पता होगा, अभी तो इसे राजकीय मेला घोषित किया है। रम्माण, नंदराज जात पता ही है, लेकिन फूल वालों की सैर ये यहाँ का नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। जाड़ जो है उत्तराखंड की एक भोटिया जनजाति की प्रजाति है, ठीक है, भोटिया की, जो कि कहाँ रहते हैं, उत्तरकाशी में। भोटिया की शायद मैंने किसी वीडियो में डिस्कस किया है। तो 3 जातियां हैं, आपका जाड़ हो गया, एक आपका सौका हो गया, एक हो गया तोलछा मारछा, ठीक है। तो आपका जाड़ होते हैं उत्तरकाशी में, तोलछा मारछा वाले होते हैं नीतीमाणा दर्रे में यानी कि चमोली में, और सौका जोहारी ये होते हैं पिथौरागढ़ में। 3 प्रजातियाँ पाई जाती हैं भोटिया की, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भोटिया। नेक्स्ट देखें नाद नंदिनी जैसे कि पता चल रहा है कि ढोलक वोलक से संबंधित होगा, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं आपके केशव दास अनुरागी जी, यानी कि ऑप्शन ए सही है, ठीक। यशोधर मठपाल रणवीर बिष्ट आपके वो हैं भैया चित्रकार हैं, यशोधर मठपाल इतिहासकार हैं, अनूप शाह फोटोग्राफर हैं, तो इनकी रचना है नहीं है। नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन सा उत्तराखंड में नाक में पहना जाने वाला पारंपरिक गहना नहीं है, पूछ रहा है, नहीं है, ठीक है। तो देखिए नथ नाक में पहनी जाती है, और आपका बुलाक और फुल्ली दोनों एक ही चीज़ है, नाक में पहनी जाती हैं। बुलाक और फुल्ली में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है, साइज का। नेक्स्ट है मुर्खी आपका कान में पहना जाता है, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखें उत्तराखंड में रागी किसे कहा जाता है, तो रागी आपका मडवे को कहा जाता है, रागी कोदो ये सब मडवा है। नेक्स्ट देखें उत्तराखंड में 2021-22 में मत्स्य उत्पादन कितना था। ये तो अमर उजाला, दैनिक जागरण इनकी एक न्यूज़ थी, इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था कि जो मत्स्य उत्पादन है उत्तराखंड में वो कितना रहा है, 5.367 हज़ार मीटर टन। उसमें लिखा था 5,367 मीटर टन लिखा था, ठीक। लेकिन आप लोग अगर आर्थिक सर्वे देखते हैं तो वहाँ पे लिखा है 5,367.48 मीट्रिक टन। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखें उत्तराखंड के हस्तशिल्प उत्पादों को किस नाम से बेचा जाता है, तो किस ब्रांड नाम से, हिमाद्री ब्रांड। कई बार ये क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कई बार रिपीट भी हुआ है, ठीक। नेक्स्ट देखें उत्तराखंड की छठी आर्थिक गणना 2012-13 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम संख्या में महिला उद्यमी है। तो आप लोग क्या आंसर लगाएंगे भाई, कभी नहीं पढ़ा आप लोगों ने, आपने बिल्कुल सुना भी नहीं है, फिर भी यहाँ पे जा सकते हैं। जानते हैं ना महिला उद्यमी कहाँ पे होंगी, जहाँ पे आपका दन कालीन का काम होता है। आपने पढ़ा होगा उत्तरकाशी में जाड़ भोटिया हैं, भोटिया जनजाति क्या करती है, दन कालीन कुथले कंबल बनाती है, रस्से बनाती है, उसमें महिला उद्यमी ज़्यादा लगे हुए हैं। चमोली यहाँ भी भोटिया रहते हैं, और पिथौरागढ़ अभी तो मैंने बताया तीनों जगह भोटिया रहते हैं। एक ही रुद्रप्रयाग है जहाँ पे भोटिया जनजाति निवास नहीं करती है, बहुत कम है। तो आप लोग कह सकते हैं कि रुद्रप्रयाग में महिला उद्यमी सबसे कम होंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर सी होना चाहिए, रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित जिलों में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो होती है इसके अंतर्गत सर्वाधिक नामांकन कहाँ हुआ है, तो इसका देहरादून सही आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट देखें आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड की मुख्य निर्यात मद दिसंबर 2021 में क्या थी। तो आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में प्लास्टिक रबर नहीं हो सकता है भैया, बेस मेटल्स यहाँ बहुत कम है, ठीक है। रत्न बहुमूल्य और अर्धमूल्य स्टोन्स यहाँ पे कहाँ पाए जाते हैं यार, आप लोगों ने खनिज वाला चैप्टर में पढ़ा है ना, उसमें कहाँ बताया इतना। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में औषधियाँ, 500 प्रकार के औषधीय पौधे पाए जाते हैं, तो उनसे केमिकल
केमिकल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं दवाई बनाने के लिए। तो केमिकल्स का जहाँ सबसे ज़्यादा यहाँ पे निर्यात किया गया था, एक बार आप आर्थिक सर्वेक्षण चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केमिकल प्रोडक्ट। निम्न आगे देखें, उत्तराखंड में विज्ञान धाम कहाँ है? विज्ञान धाम झांझरा वन रेंज देहरादून में। ये मैंने हाल ही में जो आपका संगठन संस्थान संग्रहालय वाली वीडियो बताई थी उसमें मैंने बताया हुआ है कि झांझरा वन रेंज में जो है तुम्हारा विज्ञान धाम बनाया गया है, ठीक है। ये लेटेस्ट वीडियो जो मैंने परीक्षा वाली डाली थी उसमें ही आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखें, भारत का प्रथम लाइकेन पार्क है तो मुनस्यारी में है। पहला लाइकेन पार्क हो या कवक पार्क इसे कहा जाता है, तो मुनस्यारी में है, ठीक है, जो कि पिथौरागढ़ में पड़ता है। हरेला उत्तराखंड का प्रसिद्ध क्या है? त्योहार है, ठीक, सभी लोग जानते हैं हरेला त्योहार। नेक्स्ट देखें, उत्तराखंड में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो ये 7 हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य में कुछ चेंज इस बार देखा गया है। वहाँ पे आपका उसकी स्थापना बदली है बहुत सारे रिपोर्ट्स में, उसके ऑफिशियल वेबसाइट में। तो मैंने उसके लिए एक शॉर्ट्स वीडियो डाली थी, मैंने बताया था पढ़ लेना। तो आई होप कि आप लोगों ने गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ साथ अन्य भी पढ़े होंगे। तो टोटल वन्यजीव अभ्यारण्य 7 हैं। पहला अगला देखें, उत्तराखंड में प्रथम पशु क्वारंटीन केंद्र कहाँ बनाया गया था? तो ये आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखें, उत्तराखंड में यूनेस्को विरासत स्थल। तो यूनेस्को विरासत स्थल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूनेस्को के जो विश्व धरोहर स्थल हैं इसमें केवल 2 ही स्थल हैं उत्तराखंड के। एक आपका है फूलों की घाटी यानी कि वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर। दूसरा है आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो आपका पार्क है, ना कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ये तो आपका यूनेस्को के मैब प्रोग्राम MAB प्रोग्राम के अंतर्गत 2004 में सम्मिलित किया गया है। तो ये अपने आप में जो आयोग पूछना चाह रहा है उसका तो सही आंसर यही होगा, लेकिन ये क्वेश्चन अपने आप में सही नहीं है, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखना। इसका सही आंसर क्या होगा? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इस क्वेश्चन के हिसाब से। नेक्स्ट देखें, उत्तराखंड की किन 2 महिला सरपंचों को राष्ट्रपति के द्वारा सुजल शक्ति सम्मान? अभी भैया जो मैंने 6 महीने के करंट अफेयर वाली वीडियो डाली थी उसमें मैंने पहला क्वेश्चन जो बनाया हुआ है वो यही बनाया है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था अपने आप में। तो पहला क्वेश्चन जिसने भी वो वीडियो खाली बिना प्ले किए भी देखी होगी तो आपको पता होगा कि इसमें आपका कविता देवी और निकिता चौहान का नाम था, ठीक है। नेक्स्ट देखें, उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने 22वें कॉमनवेल्थ गेम में जो आपका स्वर्ण पदक जीता? तो ये मैंने बताया हुआ है लक्ष्य सेन, ठीक है। इन पे मैंने खेल खिलाड़ी पुरस्कार वाले में अलग से बताया, उसके बाद करंट अफेयर वाली वीडियो में अलग से बताया हुआ है इसके बारे में, तो आप लोगों ने देखा होगा। तो इसका लक्ष्य सेन होगा। नेक्स्ट देखें, कौन सा नाम उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 की सूची में नहीं था? अब जिसने मेरी वीडियो देखी होगी वो तो अभी ऐसा सोच रहा होगा कि भैया क्या जो सही हो गया है, ठीक है, क्योंकि या तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसे पढ़ा हो या फिर आप लोगों को मैंने जो ट्रिक दी थी वो ट्रिक आपने एक बार भी सुनी हो तो आप लोग आराम से कर जाते। मैंने बताया था ABVP गिरदा, ठीक है, 2022 की लिस्ट है ABVP गिरदा, और मैंने बताया था मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर पूछा जाएगा। तो देख लो, A से अजीत डोभाल, B से था आपका बिपिन रावत जी, V से था आपका वीरेंद्र डंगवाल जी, P से था आपका परसोन जोशी जी, और G से गिरदा। कौन सा नहीं है इसमें? नरेंद्र सिंह नेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C, ठीक है। एक बार आप ट्रिक देख लोगे तो आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट देखें, 2023 में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के 500 वर्ष पुराने नौले को संरक्षित घोषित किया है। ये अभी कनिष्क वाले ने पूछा था, इसमें फिर रिपीट कर दिया। तो ये आपका स्यूनरा कोट का नौला जो कि अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड शासन द्वारा उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं तकनीकी परिषद यानी कि रूकॉस्ट का महानिदेशक इसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में महानिदेशक नियुक्त हुए प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी। इसका C जो ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, अक्टूबर 2022 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रशिक्षुओं की हिमस्खलन के कारण किस चोटी पर मृत्यु हो गई थी? ये मैंने परीक्षावाणी करंट अफेयर की जो वीडियो डाली हुई है उसमें आप लोगों को बहुत डिटेल में बताया हुआ है सविता कंसवाल जी के बारे में, और कौन सी चोटी थी ये भी बताया था। ये भी कहा था कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। इसकी ऊंचाई भी बताई थी, तो आप लोगों को पता होगा वो था द्रौपदी का डांडा 2, ठीक है, जो कि उत्तरकाशी में पड़ती है। नेक्स्ट देखें, स्वच्छ ग्रामीण मिशन जो है इसके तहत उत्तराखंड खुले में शौच मुक्त होने वाला कौन सा राज्य बना? तो इसका सही आंसर है चौथा राज्य, ठीक है, ODF इसे कहा जाता है, ओपन डेफिसिट फ्री राज्य। तो ये आपका चौथे नंबर का है। अगला देखें, भारतीय वन सर्वेक्षण प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस जनपद में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है? अभी वन रिपोर्ट दी थी मैंने, काफ़ी लोगों ने उसे पसंद किया हुआ है। इसके साथ ही साथ लेकिन मैंने आपका वन रिपोर्ट को याद करने के लिए ट्रिक वाली वीडियो दी जो कि बहुत कम लोगों ने देखी, ठीक है। काफ़ी दुख हुआ देख के, लेकिन मुझे लगा कि ठीक है भैया, बहुत से स्टूडेंट को आपका देख के ही याद हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैंने वहाँ पर साफ साफ बताया था कि ट्रिक आवश्यक था, क्योंकि बीच में से कहीं से पूछेगा और आप लोग वहाँ पर भभरी जाओगे। अब हुआ यही कि यहाँ पर पूछ दिया सर्वाधिक वन क्षेत्रफल, और आप लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा पौड़ी में है, तो पौड़ी नाम ही नहीं है। और मैंने ट्रिक दी थी कि 2:45 में चलो PT करने जंगल में, तो यहाँ पे
जिसने भी वो ट्रिक देखी होगी बहुत आसानी से लगा दिया होगा कि उत्तरकाशी आपका तीसरे नंबर पे था, फिर चमोली आता है, फिर आपका पिथौरागढ़ आता है, टिहरी आता है। यानी कि मैंने यहाँ पे आपका कम से कम 6 जनपद लगातार याद कराए थे, सबसे ज़्यादा वाले, सबसे कम वाले, फिर उसके बाद प्रतिशत में और आपका प्रतिशत में सबसे कम। तो इस प्रकार से सारे के सारे जो वन रिपोर्ट है उसकी पूरी ट्रिक मैंने दी हुई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो अभी भी देख लें, आने वाले एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि 2 साल तक अभी वन रिपोर्ट आनी है नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर था डी। नेक्स्ट देखें, पर्वतीय कस्तूरी मृग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो भैया देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सस्पेंस है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। पहला है कि एकाकी प्राणी बंधनावस्था में दिखना मुश्किल। अब यहाँ पे दिखना मुश्किल लिखा है। अब ये तो सही है कि एकाकी प्राणी है, ये आपने परीक्षावाणी बुक में ही पढ़ा होगा, और बहुत से जगह पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो कस्तूरी मृग है वो अकेले में रहना पसंद करता है, यानी कि एकांतवासी है। तो ये तो अपने आप में सही हो गया। दूसरा है IUCN की रेड डाटा सूची में खतरे में नहीं है। ये क्वेश्चन आपका हिंदी में इसका जो ट्रांसलेट हुआ है वो थोड़ा सा मिस्टेक है। इसको इंग्लिश में देखें, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये आपका किस में इंक्लूड किया गया है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इसे आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड शायद, ठीक है, या फिर आप लोग कहेंगे खतरे में नहीं तो वनरेबल शायद, ठीक। तो इसे वनरेबल में सम्मिलित किया गया है, उसमें ऐसा लिखा है इंग्लिश में। इसको जो आपका इंग्लिश ट्रांसलेट है उसे देखेंगे तो इसमें लिखा है कि कस्तूरी मृग को VN के अंतर्गत सम्मिलित किया है, लेकिन ये गलत है। इसको सम्मिलित किया गया किसके अंदर? इंडेंजर्ड के अंतर्गत। कस्तूरी मृग जो है IUCN की रेड डाटा बुक में इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो अपने आप में ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जबकि तीसरा क्या है, उत्तराखंड में यह प्रजाति अवैध शिकार के कारण खतरे में है, बिल्कुल सही। तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर होगा वो होगा B, केवल 1 और 3, क्योंकि एकाकी है और IUCN की रेड डाटा सूची में जो है ये इंडेंजर्ड में शामिल है, ना कि वनरेबल में या किसी अन्य में, ठीक है। तो इसमें शायद इसमें वनरेबल या फिर लीस्ट कंसर्न लिखा हुआ है, इंग्लिश वर्जन आप इसको देख लेना, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन अक्षांश दर्पण के लेखक हैं? तो पंडित नैन सिंह रावत जो हैं, इन्होंने आप लोगों को पता होगा इंडियन कंपेनियन का इसे अवार्ड मिला था। इन्होंने पूरा का पूरा जो तिब्बत वाला क्षेत्र था वो पैदल चल के घूमा था और वहाँ पे इंडिया की जो सीमा निश्चित की थी, ठीक है। तो अक्षांश दर्पण नामक इन्होंने पुस्तक लिखी हुई थी। ये अभी ग्रीन टर्न वाली जो बुक है उसमें भी दिया हुआ है, ठीक। तो नैन सिंह रावत होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए, बड़ासू दर्रा उत्तरकाशी में है, हिमाचल प्रदेश जाने के लिए। बाड़ा होती ये जो है आपका चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका बाराहोती या बाड़ाहोती, ये गलत ऑप्शन। बाकी तुंजुन दर्रा ठीक ही है, लमखगा दर्रा भी ठीक है। ये आपने सुना नहीं होगा, इसलिए बहुत सी ट्रेन इसके साथ गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका B, बाड़ाहोती। बाड़ाहोती, चोर होती, मार्चयोग, टोपी धुरा, लातू धुरा, ये सब कहाँ है आपका? चमोली और चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य है, ठीक है। अगला देखिए, गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य। इसमें मैंने बताया था कि भैया इसकी स्थापना अभी चेंज हुई है, तो यहाँ से पूछ सकता है। तो देखिए पूछ दिया किस जनपद में स्थित है, पूछा है, इजी क्वेश्चन पूछा है, तो ये आपका उत्तरकाशी में, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई है? परीक्षावाणी में थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, उसको सुधार लेना। 1990-91 में इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द चिपको मूवमेंट पीपुल्स हिस्ट्री के लेखक कौन है? ये जो मैंने 6 महीने वाली वीडियो दी है उसमें ये क्वेश्चन इंक्लूड कराया हुआ है, तो देख लेना। शेखर पाठक इसका सही आंसर था, ठीक है। इस रचना को अभी आपका एक सम्मान मिला हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस नगर केंद्र में 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर रही? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैं आप लोगों को एक डेटा देना चाहता हूँ यहाँ से। इसका सही आंसर अगर आप माने तो अल्मोड़ा छावनी इसका सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर आपका ऋणात्मक वृद्धि दर की बात करें तो वो -4.5 के आसपास रही है ऋणात्मक वृद्धि दर, ठीक है। लेकिन अन्य की बात करें तो देखो, लैंसडाउन छावनी सबसे पहले आती है, इसमें रही थी -3.3। इसके बाद अगर आप देखेंगे देहरादून छावनी का, तो यहाँ पे तो बहुत कम रही थी, -0.18%, ठीक है। इसके बाद रुड़की छावनी की बात करें तो यहाँ पर -1.098। तो इस हिसाब से सबसे कम देहरादून की 0.18 माइनस में, ठीक है। इसके बाद रुड़की की 1.9 माइनस में परसेंटेज में, लेकिन ठीक है। इसके बाद आपकी लैंसडाउन की 3.3 और उसके बाद आई थी आपकी अल्मोड़ा की सबसे ज़्यादा थी -4.5%। तो ये केवल छावनी की बात कर रहा है, ना कि पूरे जनपद की। तो छावनी क्षेत्र में सर्वाधिक ऋणात्मक वृद्धि दर देखी गई है अल्मोड़ा छावनी में, तो इसका B आंसर सही होगा, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी काली नदी की सहायक नदियां हैं? सभी जानते हैं पूर्वी धौरी और कुठियांगटी जो है आपकी काली की सहायक हैं। तो इनमें जो नाम है इनमें थोड़ा सा ट्रांसलेट में दिक्कत होती है, तो आप लोग इसको खुद ही चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हरी भरी उम्मीद पुस्तक के लेखक कौन है? हरी भरी उम्मीद के लेखक फिर से भैया आपका शेखर पाठक। ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, दो रचनाएं आई हैं एक ही कवि की, तो ये क्या ही कह सकते हैं इसमें, ठीक है। तो शेखर पाठक की रचना है, देख लेना। नेक्स्ट देखें, पवार वंश के शासनकाल में सुपकारपति सूप बनाता था, यानी कि राजकीय भोजनालय का ये प्रभारी था, ठीक। नेक्स्ट देखें, 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में
तो उत्तराखंड की परीक्षावाणी में आपने साफ साफ कई बार पढ़ा होगा कि कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड से ज्वालादत्त जोशी सहित 2 लोगों ने भाग दिया था, लेकिन दूसरा आदमी कौन था कोई नहीं जानता। ये एक रहस्य है और ये रहस्य भी उन्हीं के साथ चला गया। ठीक है, तो ज्वालादत्त जोशी का नाम ही हमेशा पूछा जाता है और इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ज्वालादत्त जोशी जी। नेक्स्ट देखिए, कौन सा पंवार शासक मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में गया था भेंट लेकर? तो ये थे आपके श्याम शाह, जिन्हें बाद में हाथी भी दान दिए थे श्याम शाह को, किसने? जहांगीर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखें, उत्तराखंड पलायन आयोग, जो अभी आपका नाम चेंज हुआ है इसका, पलायन निवारण आयोग, तो इसकी रिपोर्ट के अनुसार किस जिले में भूतहा गांव यानी कि घोस्ट विलेजेस की संख्या सर्वाधिक है? घोस्ट विलेज उस गांव को कहते हैं जहां से पूरी की पूरी पॉपुलेशन समाप्त होगी, बिल्कुल गायब। कोई गांव जिसमें घर हैं लेकिन एक भी आदमी नहीं है, बिल्कुल हलचल नहीं है, बिल्कुल सुनसान है, कितना डरावना लगता होगा, उसी को कहा गया भूतहा गांव या भूतिया गांव या फिर आप कह सकते हैं घोस्ट विलेज। तो इनकी सर्वाधिक संख्या पौड़ी में। बट लेटेस्ट जो आपकी मैंने रिपोर्ट पढ़ाई थी वहां पे अगर आप देखें तो सर्वाधिक जो पलायन हुआ है वो अल्मोड़ा जनपद से हुआ है। ठीक है, अब इसमें अल्मोड़ा ऑप्शन है नहीं, तो पौड़ी में सबसे ज्यादा भूत गांव की संख्या लगभग 335 के आसपास थी, इसको देख लेना। नेक्स्ट है पप्पू कार की, इनकी 1-1.5 साल पहले डेथ हो गई थी। तो पप्पू कार का संबंध था आपका संगीत से, गीत गाते हैं। ठीक है, ये कुमाऊनी गायक थे। नेक्स्ट देखें, किस वर्ष कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में हुआ? तो 1926, सभी लोग जानते हैं, अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है, और इसके बाद इनको मिला दिया गया था किसमें? कांग्रेस में। नेक्स्ट देखें, नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर पौड़ी गढ़वाल जनपद में पड़ता है। एक्चुअली ये सीमा पर है एक पहाड़, उस पहाड़ पे स्थित है, लेकिन ये प्योर तरीके से देखें तो ये पौड़ी गढ़वाल जनपद में ही आता है। तो पौड़ी गढ़वाल इसका सही आंसर होगा। अंतिम प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? यहाँ पे देखो भैया, गौना भूस्खलन आया हुआ है। गौना ताल आपने पढ़ा होगा कि 1894 में निर्मित हुई थी और 70 साल बाद ये टूट गई, यानी कि 1965 के आसपास। तो यहाँ पे 1893 इसने दिया हुआ है, तो हो सकता है कि इसे आयोग गलत माने, लेकिन बहुत सी बुक्स 1893 भी कवर करती हैं। ठीक है, दूसरा देखो, नैनीताल भूस्खलन 1880 में हुआ था, बिल्कुल सभी जानते हैं। इसके बाद आपका सबसे बड़ा भूस्खलन ये माना जाता है, बहुत सारे लोग इसमें मर गए थे। ठीक है, इससे पहले अगर आप बात करें तो 1867 में एक हुआ था, जहाँ पे हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किया गया था। ठीक, तो ये नैनीताल भूस्खलन सही है। तवाघाट भूस्खलन, ये आपका मालपा भूस्खलन की बात कर रहा है, जिसमें कुमाऊं में जो आपका एक नृत्यांगना थी, ठीक है, कबूतरी देवी, उनका भी निधन हो गया था। तो ये काफ़ी फेमस रहा था, ये कई बार पूछा जाता है। तो ये मालपा ही होगा जहाँ तक है, इसमें तवाघाट लिखा हुआ है, इसके थोड़े से ऊपर पे ही पड़ता है मालपा, तो ये वही हो सकता है। तीसरा कर्मी भूस्खलन, कर्मी भूस्खलन देखें तो बागेश्वर का एक गाँव था कर्मी गाँव, उस कर्मी गाँव में भूस्खलन हुआ था 1983 में, बहुत ही भीषण भूस्खलन यहाँ पे हुआ था, बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी दब के। तो हो सकता है कि उसी की बात कही गई हो, तो ये सही हो सकता है। लेकिन इसमें जो आपका सही आंसर मानना चाहिए आयोग ने, गौना भूस्खलन मानना चाहिए, लेकिन इसमें गौना या कर्मी में से कोई भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में सस्पेंस वाला है, बाकी आप लोग इसमें सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का पूरी की पूरी वीडियो, जिसमें कि हमने पूरे क्वेश्चन पेपर को डिटेल में डिस्कस किया। ठीक, अब अगर कट ऑफ की बात करें हम लोग कितने में आप सेफ स्कोर में जा सकते हैं, तो भैया आप जनरली देख सकते हैं यार, खुद ही कट ऑफ बना सकते हैं, हम तो क्या ही बताएं। देखो ऐसा है कि हिंदी की बात करें तो हिंदी बहुत ज़्यादा टफ थी, तो हिंदी की बात करें तो यहाँ पे जो आपका ठीक ठाक पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने कम से कम 8 से 10 स्कोर किया हुआ है। बहुत अच्छे जो टॉपर हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, तो 10 नंबर आप मान के चलो। ऐसे अगर आप उत्तराखंड की बात करते हैं 40 में से बहुत ही मुश्किल से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 30 प्लस गए हैं। तो यहाँ पे जो एवरेज स्कोर रहने वाला है, जो एवरेज पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उनका 25 से 30, तो मैं मान लेता हूँ, माना 28। ठीक है, 28 के आसपास अगर आप लोग कर रहे हैं तो लगभग सेफ में आ जाएंगे। तीसरा है जीएस, तो जीएस में आप लोग रीजनिंग इजी आई थी, अन्य सब्जेक्ट भी देखें तो थोड़ा ठीक ठाक था, तो इसके साथ जाते हैं। तो 40 में से आप लोगों ने स्कोर करना चाहिए, इसमें जो जीएस थी वो कम से कम 25 स्कोर करने लायक थी, लगभग। ठीक, तो इस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 25 दूनी 50, 50 10 60 3 63, यानी कि आप लोग 60 प्लस के आसपास अगर आप देखें तो 60 प्लस का जो स्कोर होगा, इसमें हर कैटेगरी का हर व्यक्ति जो है सेफ स्कोर में आ जाएगा। यानी कि कहीं भी आके 60 से प्लस आ रहे हैं या फिर 58 से 60 जा रहे हैं, तो कैटेगरी वाइज आप लोग कर सकते हैं। SC ST जो है, OBC हैं या फिर अनाथ वाले जो हैं, ये थोड़ा कम आ सकते हैं। बाकी जनरल जो है वो 60 में आपका 61 62 ऐसे जा सकते हैं। तो 60 प्लस जो स्कोर होगा, मैं कहूँगा कि सेफ स्कोर होगा हर कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो ये है आपका एक जनरल आइडिया। बाकी फिर जब ऑफिशियल आंसर किया जाएगी तो उसके बाद हम लोग इनके आंसर से देख के बता सकते हैं कि क्या कट ऑफ जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अपने आंसर आप लोग मैच करें, उसके बाद मैं एक पोल डाल दूंगा, वहाँ पर आप लोग अपना स्कोर जरूर बताएं, जिससे कि हम लोग भी कैलकुलेट कर सकें कितने जो है आपका स्टूडेंट पास हुए हैं या फिर कितने जो है आपके यहाँ पे कट ऑफ रह सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखें, थैंक यू।